और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराजगंज से आ रही है। खड़गे की सभा में बिगड़े पूर्व सांसद की तबीयत। पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह सभा में हुए मूर्छित। एम्बुलेंस से पूर्व सांसद को भेजा गया अस्पताल। अस्पताल में चल रहा जितेंद्र सिंह का इलाज। तो एम्बुलेंस से सांसद को अस्पताल भेजा गया। जितेंद्र सिंह पूर्व सांसद हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो महाराजगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में जितेंद्र सिंह, जो कि पूर्व सांसद है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और वो मूर्छित हो गए और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। और हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सभा हो रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे, अचानक से इनकी तबीयत कैसे खराब हुई, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जो है जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान जो पूर्व सांसद हैं जितेंद्र सिंह की अचानक जो है तबीयत बिगड़ी और वो कुर्सी से नीचे गिर गए। हालांकि जो कार्यकर्ताओं ने उनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि जनसभा खत्म होते ही जो है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो सपा के कार्यकर्ता थे, वो जिला अस्पताल पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन जो अभी भी जो है उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। जो डॉक्टरों की टीम है लगातार उस पे जो है तमाम जांचें जो होती है वो जांचें करवाई जा रही है। जी, क्या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? क्या कुछ इलाज चल रहा था किसी बीमारी का उनका पहले से? जी, आप बता दें कि जो जितेंद्र सिंह है पूर्व सांसद है, उनका ब्लड जो बीपी है, बीपी जो है हाई हो गया है। बीपी हाई होने की वजह से जो है उनकी तबीयत बिगड़ी है। हालांकि जो डॉक्टर है, डॉक्टर लगातार इस पे जो है जो जांच होती है, ईसीजी होती है और तमाम जांचें होती है, जांच हो रहा है। हालांकि डॉक्टर जो है डॉक्टरों का जो कहना है कि रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद ही जो है मीडिया बुलेटिन जारी किया जाएगा। जी, चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती के शिवपुर में जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी अगर मरते नहीं तो उन्हें फांसी दे दी जाती। वहीं डिप्टी सीएम ने सपा, कांग्रेस और बसपा का उपनाम बताते हुए कहा कि सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ और कांग्रेस कालिया नाग है। आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के लोगों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराया है, इसलिए आप उन्हें लोकसभा चुनाव में ठुकरा दीजिए। एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया, गाजीपुर का रहने वाला, कई हत्याओं का अपराधी था। अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर वो जरूर बहुत जल्दी लटकाया जाता। लेकिन जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर गए। मालूम है कि नहीं मालूम है? आप लोग दोनों हाथ में बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करते हैं, सेवा करने का काम नहीं। और डीपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रवेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। देखिए, आज बस्ती में जनसभा को संबोधित कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने समाजवादी पार्टी को सांपनाथ कहा है, बसपा को नागनाथ और कांग्रेस को कालिया नाग कहा है। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव चल रहा है रोहित जी। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है रोहित जी। देश की दिशा और दशा तय करेगा ये। लेकिन जिस प्रकार की प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ निकल रही है, देश को भी याद करेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी सारी सीमाएं लांघ दी,
जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो लोग सीमा लांग दिए हैं और अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं। ये दूसरे के ऊपर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहा जाए? ये तो उप मुख्यमंत्री थे और जो अपनी सीट न बचा पाया हो, जिसकी करारी हार हुई हो, तो उसके बारे में टीका टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं समझते हैं हम लोग। हम लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं और देखिएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाटकबाजों की जनता किस प्रकार से जमानत जब्त करती है, कैसे इनको सत्ता से बाहर ढकेलती है, ये 4 जून को आपको रोहित जी पता चलेगा। अब ज्यादा राजनीति में बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। राजनीति या सत्ता किसी की अस्थायी नहीं होती है। सत्ता जो है जनता के द्वारा दी जाती है, तो बहुत नम्र भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए और जनता की सेवा में कहीं न कहीं अपने को लगाना चाहिए। तो ये लोग जनता की सेवा में अपने को लगाने के बजाय, जनता की स्थिति को सुधारने के बजाय कहीं न कहीं उठपटांग बयान देते रहते हैं। स्वयं में जहरीले कहीं न कहीं व्यक्ति होता है, वो जैसा कहता है उसी तरह का इनकी बोली होता है। इनकी बोली भाषा पे बहुत टिप्पणी करना मुमकिन नहीं समझता हूँ। इनको जनता जवाब देगी, जनता की अदालत में अब इनका फैसला होगा। यादव जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाई मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाना जरूरी समझा अखिलेश यादव ने, लेकिन राम मंदिर का न्योता जो है वो ठुकरा दिया। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर क्या इनके पैसे से बना है या इनके आदेश पर राम मंदिर बना है? कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना था और ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। ये जो है कहीं ना कहीं जो है क्षणिक राम भक्त हैं। ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए राम की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ये इसके बाद नहीं जाएंगे। इनसे पूछिए अयोध्या में ये कब पहले जाते थे या कब पूजा अर्चना करते थे, ये नहीं बताएंगे। ये वो लोग हैं जो धर्म को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, धर्म और राजनीति जो है रोहित जी अलग अलग चीजें हैं। धर्म से आपको कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास होता है, आप उसके अनुरूप आचरण करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं। जिसका जो धर्म होता है वो अपना मानता है अयोध्या हम कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, मथुरा हम कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, काशी हम कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, वैष्णो देवी हम कब नहीं जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, ये हम स्वयं डिसाइड करते हैं। हम इसका निर्णय स्वयं लेते हैं, किसी के कहने से कोई नहीं जाता है। और सदियों से लोग अयोध्या जाते हैं। आज इनके ये जब केशव मौर्य पैदा नहीं हुए होंगे तब से पता है कितनी पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां अयोध्या गई होंगी और क्या क्या वहां पर सरयू जी में लोगों ने स्नान किया होगा, हनुमानगढ़ी से लेकर के रामलला के दर्शन किया होगा वहां पर। लेकिन ये तो अल्प ज्ञानी है और ये कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि जो इनका राजनीतिक एजेंडा है, धर्म की आड़ में जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाते हैं। रोहित जी, इनका एजेंडा यही है कि आज देश में इतनी महंगाई क्यों है, इस पे सवाल लोग न पूछे। ठीक है यादव जी, ठीक है यादव जी, आपकी आवाज भी कट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमसे। आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोकतंत्र और संविधान को खतरा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भविष्य को खतरा है। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को हटा दो तो हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद बना देंगे। को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ, समर्थकों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे समाज सेवक, ऐसे गरीब सेवक को अपने चरणों में स्थान दें। हार का चौका लगा लिया, राहुल गांधी नहीं हुआ है। राहुल गांधी 2024 में ऐसा ठीक करेगी कि 27 में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के पक्ष में युवा सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मेनका गांधी पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज करने जा रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि देश की जनता स्पष्ट संकेत दे रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने जनता से मेनका गांधी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। और हमारी सांसद जो है माता मेनका गांधी जी के कार्यकाल में सुल्तानपुर लोकसभा के इसौली विधानसभा क्षेत्र में कुड़वार गांव में आज ये विशाल युवा मोर्चा का सम्मेलन आपने देखा। हजारों की संख्या में यहाँ युवा शक्ति उपस्थित थी और सभी लोग माननीय मेनका गांधी जी को जिताने के लिए और ऐतिहासिक मतों से जिताने के लिए
सभी लोगों का उत्साह, ऊर्जा आपने स्वयं देखी है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं। साथ में मेनका गांधी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबने ये निर्णय लिया है, निश्चय किया है कि मेनका गांधी जी की जीत तो निश्चित है ही, लेकिन पिछली बार की कई गुना मार्जिन के साथ इनको यहाँ से भी बना करके लोकसभा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जालौन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने उरई में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में अखिलेश यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बीजेपी का अहंकार खंड खंड होगा। बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लगातार जनता का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया है, बेरोजगारी बढ़ाई, पेपर लीक कराए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर जुमला झूठा निकला। जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी के तिलोई विधानसभा पहुंची, जहां पहुंचने पर प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। तिलोई विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी की नीतियों को जनता विरोधी बताया। वहीं स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी में जो भी विकास हुआ है वो सब कांग्रेस की देन है। 5 साल में अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका जनता आने वाले 20 मई को जवाब देगी। यूपी के सुल्तानपुर में छठे चरण यानी 25 मई को मतदान होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रत्याशी पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में सपा गठबंधन प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने आज सुल्तानपुर के इसौली में जनसंपर्क किया। इसी बीच गठबंधन प्रत्याशी ने HNN से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनाव लोकसभा का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी को उतार चुकी हैं। ऐसे में सुल्तानपुर के सपा प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी हमारे साथ राम भुवाल निषाद जी हैं। मैं बताना चाहूँगा सुल्तानपुर में 6वें चरण में 25 मई को चुनाव होना है। हम बात करेंगे क्या मुद्दे होंगे चुनाव के, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? विकास मुद्दा है, सुल्तानपुर की जनता के सम्मान का मुद्दा है, उनके समस्याओं का समाधान हो, ये मुद्दा है। उनको आए दिन पुलिस से, गुंडा बदमाशों से भयभीत किया जाता है। ये समस्या है सुल्तानपुर की। आपके सामने जो है सांसद मेनका गांधी, जो कि सांसद भी रह चुके हैं सुल्तानपुर, क्या कमियां रह गई जो है कि अब की उनके कामों को, या आप क्या देखते हैं, क्या लेके चुनाव को लेकर? सरकार की कमी है, सांसद की कमी तो दूर रखिए। जितनी कमियां डबल इंजन की सरकार को है, उससे ज़्यादा दोषी यहाँ के सांसद हैं। यहाँ की सांसद लोगों का सम्मान नहीं करती हैं, उनके समस्याओं के लिए कहीं खड़ा नहीं होती। जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनको ये बोलकर टाल देती हैं कि मुंह से ना बोलो, लिख के दो। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने सांसद से बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। ये सब मुद्दे हैं। एक स्थानीय प्रत्याशी है उदयराज वर्मा, जो कि बसपा से उम्मीदवार है, क्या देखते हैं, क्या स्थानीय प्रत्याशी कुछ प्रभाव डाल पाएगा चुनाव? अब तो जनता देखेगी ना किसका प्रभाव है, क्या है। वैसे जनता की बात है।
हम किसी प्रत्याशी को क्या बोलें, तो जनता बोल रही कौन जीत रहा है। गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं, सबका समर्थन प्यार मिल रहा है। तो क्या लगता है, डबल इंजन की सरकार है वो यूपी में और दावा कर रहे हैं हमने विकास किया है, जो है क्या लग रहा है आपको इसको लेकर? डबल इंजन एक आगे खींच रहा है, एक पीछे, उसमें जनता पीसी जा रही है। डबल इंजन की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सम्मान नहीं हो रहा लोगों का, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है, समय देने न देने की बात तो दूर, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। झूठ बोलना ये लोग सीख लिए हैं कुछ दिन से, झूठा बयानबाजी कर रहे हैं कि 92 निषाद को छोड़ दिया गया, तो अपना आदेश तो दिखाएं, किस आदेश के तहत 92 निषाद को छोड़ा गया। निषाद की एक समस्या है, वो आरक्षण की मांग करते हुए कई लोग शहीद हो गए, तो उस पर काहे न काम होता है। निषाद समाज का आरक्षण का मुद्दा है, तो उसको भी समाधान कर देना चाहिए। सुल्तानपुर की कई बड़ी समस्याएं हैं जो है, जैसे चीनी मिल समस्या के लेकर आप देखे होंगे, चीनी मिल जो है अक्सर बंद रहती है, तो क्या कहते हैं, क्या करेंगे? चीनी मिल के बारे में हम बताते हैं आपको। चीनी मिल हम कांग्रेस की रेंज है, और हम और आप दोनों लोग, आप विधानसभा में मैं उठाऊंगा इस बार मुद्दे को, और लोकसभा में आप उठाएंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, उसको खूबसूरत करेंगे, और जो भी उसकी कमियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। भरोसा रखते हैं आपको। ये थे हमारे साथ राम भुवन निषाद जी, जिनका कहना है कि जो भी क्षेत्रीय बड़ी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, जीतने के बाद सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि निषाद पार्टी से हैं और निषाद हैं, और क्या लगता है निषाद को लेकर, क्या निषाद आपके साथ हैं? हमारे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? जो हम निषाद की क्या बात करते हैं, सभी लोग इनके साथ हैं, ये तो जातवाद की बात है। HNN के लिए कैमरा पर्सन रणविजय पांडे के साथ सुल्तानपुर से राजेश जायसवाल। रायबरेली रेलवे स्टेशन का एडीजी रेलवे जय नारायण सिंह ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी, जिसको लेकर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसी को लेकर एडीजी रेलवे ने रायबरेली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम मुस्तैद नजर आई। तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र एडीजी रेलवे ने जायज़ा लिया है। असद खान हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, एडीजी रेलवे ने खुद व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है, क्या कुछ पाया उन्होंने अपनी इस जांच में, क्या कुछ खामियां देखी उन्होंने? तो कुछ तकनीकी खराबी से असद खान हमारे संवाददाता हैं, उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी। जीआरपी आरपीएफ की टीम भी मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम देखने को मिले हैं। वंदे भारत ट्रेन पे कुछ समय पहले पत्थरबाजी हुई थी। रेलवे स्टेशन का एडीजी ने किया निरीक्षण। तो जीआरपी आरपीएफ की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हुए एडीजी रेलवे नजर आए। बदायूं में धार्मिक स्थल पर सुन्नी चादर बेचने वाले व्यापारी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बता दें कि चादर बेचने वाले व्यक्ति का महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी के चलते पीड़ित महिला एसएसपी के कार्यालय पहुंची, जहां पहुंचकर महिला ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी ने सदर कोतवाल को मामले की जांच सौंप दी है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी इलाज के लिए आने वाली हर महिला और लड़कियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है और विरोध करने पर उनसे मारपीट करता है। दिनांक 13 मई 2024 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि बदायूं जनपद स्थित बड़े सरकार ज़ियारत पर रहने वाला राहत नाम का व्यक्ति महिलाओं के साथ अनैतिक
वह गलत कार्य करता है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य विवेचना से प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसलिए आए हैं क्योंकि आज ये लड़की बच गई, इसके संग कुछ गलत होने वाला था जो और लड़कियों के संग होता चला है बलात्कार। हम इसलिए अन्याय के लिए आए ताकि इसके और लोगों के संग गलत नहीं हो। मतलब बलात्कार कौन करता है वहाँ पर? वो राहत नाम है आदमी का, बड़े सरकार में रहता है, चुन्नी चादर की दुकान है उसकी, कमरों में ले जाता है और नशा देता है और मतलब नशे को देकर पिला के और बलात्कार करता है लड़कियों के संग। कितने लोगों के साथ आपकी जानकारी कम से कम ऐसे होगा मेरे जरिए से तो 300-400 तो मेरे सामने कर चुका है, सबूतों में खुद। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मारपीट करने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ NBW जारी किया है, जिनमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने अमानतुल्लाह के एक करीबी को भी गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना फेज 1 पर पेट्रोल पंप पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट हुई थी। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक के द्वारा उसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, CCTV फुटेज देखे गए, गवाहों के बयान लिए गए। उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम इकरार है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है। शीघ्र ही जितने भी शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित